आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आज पाठ 1 संविधान क्यों और कैसे के आगे के विषय पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको कि संविधान क्या है और संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। आज की हम इस क्लास में संविधान की सत्ता को समझेंगे। पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि संविधान की सत्ता है क्या। वो सत्ता जो संविधान के अनुकूल चले, जो संविधान के हिसाब से चले। इतना तो हमें पता है कि संविधान लोगों की आकांक्षाओं को पूरी करता है, समाज की आकांक्षाओं को पूरी करता है। और हम ये भी जानते हैं कि अधिकतर देशों के पास अपने संविधान है, जैसे भारत, पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका। परंतु कुछ जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे हम संविधान कहें, पर उनके पास कुछ नियमों की और कुछ निर्णयों की एक सामूहिक रूप से सूची है जिसे वहाँ पे संविधान कहा जा सकता है, पर वो उसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। प्रचलन होता है कि उसको यूज टू करने का तरीका, कि संविधान अस्तित्व में कैसे आया, किसने बनाया, कब बना, कैसे बना। हम जानते हैं कि हमारा संविधान एक संविधान सभा ने बनाया था, पर कुछ संविधान ऐसे भी हैं जिन्हें या तो किसी एक पार्टी ने बनाया या कुछ ऐसे सैनिक तानाशाहों ने बनाया है जो कि समाज की नुमाइंदगी नहीं करते। और जो ऐसे संविधान होते हैं जो या तो किसी अलोकप्रिय नेता द्वारा बनाए जाते हैं जो डिक्टेटरशिप करके सत्ता में आया हो, या फिर किसी सैनिक शासक द्वारा बनाए जाते हैं, वो टूट जाते हैं क्योंकि उनके पास ये हक नहीं, उनके पास ये क्षमता नहीं होती कि वो लोगों को एक साथ लेकर चल सके। ना तो वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और ना ही वो समय के हिसाब से बदल सकते हैं। समय के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल उनमें बदलाव भी नहीं किया जा सकता। और ऐसे संविधान क्या होता है, या तो वो टूट जाते हैं या फिर वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। जैसे कि हमारी बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है नेपाल का। नेपाल में 5 बार संविधान बना। 5 बार संविधान बनाने के क्या कारण थे? क्योंकि 5 बार जो संविधान बना वो राजा द्वारा बनाया गया, और राजा संविधान को इसी मायने में बनाता था कि जो सारी शक्तियों का केंद्र है वो सिर्फ वो खुद रहे और शक्तियाँ किसी के पास ना जाए। परंतु एक संविधान एक समाज, एक राष्ट्र की नुमाइंदगी करता है। वो बताता है कि राष्ट्र के लोग कैसे हैं, वहाँ की क्या प्रणाली और वहाँ के लोगों की अपने समाज से, अपने राष्ट्र से क्या क्या आकांक्षाएं हैं। और जो संविधान लोगों की, वहाँ के राष्ट्र की, उनके भी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति देता है, वो संविधान एक सफल संविधान है। अब आगे हम देखते हैं कि विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान कौन से हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका, ये 3 एग्जाम्पल है। भारत का संविधान क्यों सफल है ये तो हम सब जानते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका का क्यों सफल है? क्योंकि वहाँ पे रंग भेद की नीति बहुत ज़्यादा थी। जब दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान आया तो उस संविधान को इस तरीके से बनाया गया कि वहाँ रंग भेद को बिल्कुल मिटा दिया गया। अब वहाँ पे रंग भेद एकदम ना के बराबर है। और अमेरिका का संविधान इसीलिए सफल है, इसलिए सफल नहीं है कि वो एक सुपर पावर है या फिर अमेरिका सबसे आगे है या फिर वर्ल्ड में एक उभरती हुई शक्ति है या फिर अमेरिका ही है। अमेरिका का संविधान इसीलिए सफल माना जाता है क्योंकि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बहुत बात करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, वो इंडिविजुअल की इंडिपेंडेंस पर बहुत ध्यान देता है। और अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान भी है और ज़्यादातर अमेरिका के संविधान में स्वतंत्रता की बात होती है। और जो ऐसे संविधान होते हैं, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे, इनको हम सफल संविधान कहते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही लंबे राष्ट्रीय आंदोलनों की उपज है। अब हम जानते हैं कि भारत के संविधान को दिसंबर 1946 में स्टार्ट किया गया और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कंप्लीट हो गया। इस अवधि में हमारे संविधान को एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया। संविधान सभा में हमारे भारत के लोकप्रिय नेता जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो समाज के भिन्न भिन्न तबकों से आते थे, उनका समाज में एक गहरा प्रभाव था। लोग उनको भगवान की तरह देखते थे। वो इतने लोकप्रिय थे कि वो जो बोल दे वो ही हो जाता था। और अगर उन लोगों ने हमारा संविधान बनाया है तो उसको भारी वैधता मिली, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो लोकप्रिय थे, उन्होंने संविधान को हर तरीके में, हर मायने में इस काबिल बनाया कि वो हमारे समाज की, उस समाज की सभी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। और संविधान निर्माता, जो भी हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, वो सब लोगों को ये समझाने में सफल रहे कि संविधान बनेगा, पर वो संविधान किसी एक शासक की या फिर किसी एक व्यक्ति की शक्तियों को बढ़ाने का साधन नहीं बने। जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था नेपाल का, और अब हम बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है और नेपाल
शुरुआत से ही राजतंत्र था। नेपाल में शुरुआत से राजतंत्र था। वहाँ के राजा का नाम था ज्ञानेंद्र। नेपाल में 1948 से 1990 तक 5 बार संविधान बन चुके हैं। 1948, 1951, 1959, 1962, 1990। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सभी संविधान राजा द्वारा बनाए गए थे या फिर प्रदान किए गए थे। इसीलिए संविधान इतने लोकप्रिय नहीं होते थे और बार बार इन्हें दोबारा संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ जाती थी। अब 1990 के संविधान के द्वारा नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बहुदलीय लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र हम सब जानते हैं, लोगों का शासन। यहाँ पर बहुदलीय से अर्थ है वो लोकतंत्र जिसमें दो या दो से अधिक दल प्रतिस्पर्धा करें, चुनाव लड़ें और सत्ता प्राप्त करें। उदाहरण क्या क्या हैं इसके? भारत, पाकिस्तान, नेपाल। जब ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें सभी दो या दो से अधिक दलों को चुनाव लड़े और सत्ता प्राप्त करे तो उसे हम बहुदलीय लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दूँ। द्विदलीय लोकतंत्र और एक दलीय लोकतंत्र भी होता है। द्विदलीय लोकतंत्र होता है जहाँ लोकतंत्र तो हो पर उस लोकतंत्र में सिर्फ 2 पार्टियों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो और वो दोनों पार्टियों में से ही जो चुनाव में जीतेगी वो ही सत्ता प्राप्त कर लेगी। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ये 3 इसके बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अमेरिका में 2 ही पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिकन। कभी डेमोक्रेटिक का प्रेसिडेंट बनता है और कभी रिपब्लिकन का प्रेसिडेंट बनता है। अब जो प्रेजेंट में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जो बाइडेन और वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। अब यहाँ पे एक दलीय लोकतंत्र भी है। विश्व में कई देश ऐसे हैं जहाँ पे एक दलीय लोकतंत्र है, जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी ऐसी है जिसे संविधान बनाने का अधिकार है। वो पार्टी के लोग ही आपस में चुनाव लड़ते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब उसके एग्जाम्पल है रशिया और चाइना। ये एज़ पर द नॉलेज बताया गया है आपको। तो अब हम दोबारा से नेपाल पर लौट आते हैं। 1990 में जैसे हमने पहले बताया कि एक नया संविधान बनाया गया और उस संविधान के अनुसार बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत करी गई। पर इस लोकतंत्र में अंतिम रूप से जो फाइनल डिसीजन, किसी भी मुद्दे पर अंतिम रूप से निर्णय लेने की शक्ति राजा के पास थी। इस वजह से नेपाल में दोबारा से राजनीतिक आंदोलन चलने लगे। ये आंदोलन जनता द्वारा किए गए। कुछ लोग चाहते थे कि राजतंत्र को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और गणतंत्र की स्थापना हो। गणतंत्र का मतलब लोकतंत्र ही। कुछ लोग चाहते थे कि राजा की सीमित भूमिका हो और संवैधानिक राजतंत्र हो। संवैधानिक राजतंत्र वो राजतंत्र होता है जिसमें राजा संविधान के अनुसार काम करे, उसे हम संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। थोड़े समय पहले तक भूटान भी इसका एक एग्जाम्पल था, वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था। अक्टूबर 2002 में राजा ने आंदोलनों को देखते हुए सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली, यानी सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। अब नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और जनता ने नई संविधान सभा बनाने का संघर्ष छेड़ दिया। इन प्रदर्शनों के सामने राजा ने 2008 में घुटने टेक दिए। 2008 से हम मानते हैं कि नेपाल में राजतंत्र का खात्मा हो गया और नए लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। वर्तमान समय में नेपाल में लोकतंत्र है। लोकतंत्र कैसा? बहुदलीय लोकतंत्र है। 2015 में नेपाल ने दोबारा अपना एक नया संविधान बनाया। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। आई होप कि आज की क्लास में पढ़ाए गए सभी कॉन्सेप्ट, सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।